हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल वर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का 5वां चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, प्राथमिक क्रियाओं का क्या अर्थ होता है, इनका कोई उदाहरण। इसके साथ ही इसका चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर की शुरुआत में जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा आखेट एवं भोजन संग्रह। पहला पॉइंट दोस्तों, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। इसको हम अभी बाद में करते हैं डिस्कस डिटेल में। तो आखेट एवं भोजन संग्रह पढ़ेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हमें पढ़ना होगा पशुचारण या पशुपालन और इसके प्रकार। पशुचारण दोस्तों या फिर पशुपालन और इसके प्रकार, जिसमें पहला प्रकार होगा चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन, और दोस्तों इनके अंदर अंतर भी हम साथ के साथ कर लेंगे। चलिए, जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा खनन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। दोस्तों, कृषि वाला जो पार्ट है ये कृषि एवं कृषि के प्रकार, ये सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, सेकंड पार्ट, सेकंड वीडियो। तो चलिए लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ, खनन। दोस्तों, अंदर हमें पढ़ना होगा खनन का अर्थ, इसके साथ ही खनन को प्रभावित करने वाले कारक, और इसी में एक लास्ट पॉइंट हो जाएगा खनन की दो विधियाँ, जो कि दो होती हैं। एक होती है भूमिगत एवं धरातलीय विधि। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं चैप्टर की। नोट्स के साथ। तो चलिए, ये चैप्टर 5 है और ये चैप्टर 5 के नोट्स हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, आर्थिक क्रिया मानव के ऐसे कार्य होते हैं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। कहने का मतलब है, अगर मैं कुछ भी काम करूं जिससे मुझे कोई इनकम हो, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाएगा। और इन आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया और चतुर्थक क्रिया। दोस्तों, सेकंड से लेकर फोर्थ तक, द्वितीयक क्रिया से लेकर तृतीयक चतुर्थक क्रियाओं तक, ये हमारे आने वाले चैप्टर होंगे, 6 एवं 7 चैप्टर। तो दोस्तों इनको अभी डिस्कस हम नहीं करेंगे। आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा प्राथमिक क्रियाओं पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पढ़ा आर्थिक क्रिया क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, जो कि होगा प्राथमिक क्रिया किसे कहा जाता है। प्राथमिक क्रिया दोस्तों ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके लिए मानव प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण या फिर प्रकृति पर आधारित होता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन एवं खनन। दोस्तों, खनन या कृषि या फिर पशुपालन, इसके लिए किसी कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत नहीं होती। केवल हम प्रकृति या फिर पर्यावरण पर ही आधारित होते हैं और उनके द्वारा ही उत्पादन करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे कि कृषि के लिए हमें भूमि पर आधारित होना पड़ता है, वर्षा पर आधारित होना पड़ता है, नदी पर आधारित होना पड़ता है। इसके साथ ही पशुपालन के लिए हम पशुओं पर आधारित रहते हैं, पशुओं को पालते हैं, दूध, मांस, रोटी प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों खनन का अर्थ होता है कि पर्यावरण में या फिर ज़मीन पे से जो भी भूमिगत खनिज हैं उनको प्राप्त करना। किसके द्वारा? खनन के द्वारा। दोस्तों, खनन का शाब्दिक अर्थ होता है खुदाई करना। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं जो कि चैप्टर के अंदर हमें आज पढ़ने हैं। दोस्तों, कृषि वाला जो पार्ट है वो सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, तो प्राथमिक क्रियाएं हमारा टॉपिक हो गया है। ऐसी क्रियाएं जिसके लिए मानव प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण या फिर प्रकृति पर आधारित होता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन। तो थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, लाल कॉलर श्रमिक किन्हें कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, लाल कॉलर श्रमिक ऐसे लोग होते हैं जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है। ये कहाँ कार्य करते हैं? ये करते हैं प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, प्राथमिक क्रिया यानी कि प्राथमिक कार्य। तो दोस्तों, प्राथमिक कार्य करने वाले ऐसे लोग जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है, उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, लाल कॉलर श्रमिक हमने पढ़ लिया है।
कि वो सभी लोग जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं और घर से बाहर काम करते हैं तो उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो चैप्टर का पहला मेन टॉपिक है जो है आखेट एवं भोजन संग्रह। दोस्तों आखेट का अर्थ अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना एवं भोजन संग्रह यानी कि भोजन जुटाना। किसके लिए? अपने जीवन यापन के लिए यानी कि जीवन निर्वाह के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं इसे हमें कैसे लिखना है। आखेट एवं भोजन संग्रह प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है जिसमें मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम मानव जीवन निर्वाह के लिए यानी कि जीवन जीने के लिए अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर था और वह पशुओं का आखेट यानी कि शिकार करके या फिर अपने आसपास के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल को एकत्रित कर कर जीवन जीता था। तो दोस्तों ये था आखेट एवं भोजन संग्रह का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि क्या होता है कि एक आदिम मानव था या जो क्या करता था, या तो शिकार करता था या फिर भोजन का संग्रह करता था। किसके लिए? अपने जीवन यापन के लिए। तो दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसके लिए कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है। कोई पैसा तो आपका ज़्यादा लगता नहीं है शिकार करने में, ठीक है, और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही उत्पादन कम होता है क्योंकि शिकार के साथ ज़्यादा उत्पादन तो हम नहीं कर पाते इसमें कृषि की तरह, तो उत्पादन कम होता है। और तीसरा पॉइंट होता है ये जो भोजन संग्रह वर्तमान में किया जाता है ये 3 रूपों में किया जाता है। जैसे कि पहला जीवकोपार्जन या फिर जीवन निर्वाह के लिए, दूसरा व्यापारिक संग्रह के लिए यानी कि व्यापार करने के लिए, तीसरा संगठित संग्रह यानी कि समूह में संगठन करने के लिए। तो दोस्तों एक पॉइंट या फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि भोजन संग्रह वर्तमान में किस रूप में परिवर्तित हो गया है। तो ये जो भोजन संग्रह परिवर्तित हो गया है ये हो गया है व्यापारिक संग्रह में, क्योंकि जो प्राचीनतम युग में जो आदिम मानव था वो क्या करता था, वो केवल अपने जीवन यापन के लिए करता था भोजन संग्रह, जबकि आज किस रूप में किया जाता है? व्यापारिक संग्रह के लिए या फिर व्यापार करने के लिए। तो ये इसका तीसरा पॉइंट था, भोजन संग्रह किस रूप में किया जाता है। तो आज विश्व में 3 रूपों में हो गया है। इसके साथ ही चौथी विशेषता इसकी होती है कि इसके क्षेत्र, तो विश्व में जो इनके क्षेत्र हैं वो 2 हैं, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र एवं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। तो दोस्तों निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में अमेजन बेसिन एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्र आते हैं, जबकि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी कनाडा जैसे क्षेत्र आते हैं। सो फ्रेंड्स इसका एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ आखेट एवं भोजन संग्रह का। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये चित्र है जो कि मैंने पुस्तक में से ही लिया है। ये 5.2 आप देख सकते हैं नीचे, निर्वाह संग्रहण के क्षेत्र, निर्वाह संग्रहण के क्षेत्र। दोस्तों ये जो क्षेत्र है इसे निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है और ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है। तो दोस्तों ये उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी कनाडा के क्षेत्र आ सकते हैं और इनमें अमेजन बेसिन और अफ्रीका के क्षेत्र आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे विश्व में भोजन संग्रहण के वर्तमान क्षेत्र। सो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने पढ़ा आखेट एवं भोजन संग्रहण और इनके बारे में। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है पशुपालन से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों पशुपालन एक व्यवसाय है जिसमें क्या किया जाता है, पशुओं को पाला जाता है या फिर पशुओं को पालने का कार्य किया जाता है। यह कार्य किस पर आधारित होता है? जलवायु की दिशाओं पर आधारित होता है कि जलवायु की स्थिति कैसी है। गर्म इलाका है तो वहाँ पर जो गर्म इलाके के हिसाब से जो पशु होते हैं उनको पाला जाता है। ठंडे इलाके में ठंडे जो पशु होते हैं जो ठंडे इलाके में रह सकते हैं उनको पाला जा सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें तो मरुस्थल यानी कि जो रेगिस्तान के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ऊँटों को पाला जाता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में याक का पालन किया जाता है और घास के मैदानों में गाय बैल एवं घोड़ों का पालन किया जाता है। सो फ्रेंड्स
पशुपालन तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो हमें आराम से समझ में आ जाता है। पशुपालन यानी कि पशुओं का पालन, तो ये क्या है, ये एक व्यवसाय है, व्यवसाय के रूप में किया जाता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है चलवासी पशुचारण और दूसरा होता है वाणिज्यिक पशुधन पालन। दोस्तों चलवासी पशुचारण बहुत ही पहले के समय में किया जाता था। इसमें क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं के साथ जो चलवासी पशुपालक होते थे वो स्थानांतरण करते रहते थे, स्थान बदलते रहते थे। किस लिए? भोजन एवं जल की उपलब्धता के लिए, मतलब जल के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो स्थानांतरित होते रहते थे। जबकि वाणिज्यिक पशुधन पालन में इसको एक कमर्शियल बना दिया गया और एक ही स्थान पर कृषि की जाने लगी। किसकी कृषि? पशुपालन की। पशुपालन भी दोस्तों एक प्रकार का कृषि का या फिर प्राथमिक क्षेत्र का ही एक पार्ट होता है। इसमें क्या किया जाता है, वाणिज्यिक पशुधन पालन में एक ही स्थान पर पशुओं को पाला जाता है, किसके रूप में? फार्म बनाकर, और इनका एक विशेष ध्यान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों ये हम सेकंड पॉइंट है इसका या फिर अगला क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पढ़ा पशुपालन क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार होते हैं, चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुधन पालन। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि है चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन है ये हमारा इस चैप्टर का, तो देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक बॉक्स बनाकर आराम से समझाया है ताकि ये 6 नंबर तक का क्वेश्चन हो सकता है और 6 पॉइंट्स से ज़्यादा ही दिए हैं, 7 पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। चलवासी पशुचारण में पशुपालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे तथा जल की खोज में घूमते रहते हैं। सो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट देखते हैं, वाणिज्यिक पशुधन पालन। वाणिज्यिक पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर बड़े फार्म में किया जाता है और पशुओं के चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स ये अस्थायी होता है, स्थान को बदलते रहते हैं, जबकि वाणिज्यिक पशुधन पालन एक स्थायी होता है, एक ही स्थान पर फार्म बनाकर वहाँ पर पशुओं को पाला जाता है। सो फ्रेंड जब भी शब्द आता है वाणिज्यिक या वाणिज्य, इसका मतलब होता है कमर्शियल। इसका मतलब होता है कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब व्यापार करना, यानी कि व्यापार से संबंधित। सो फ्रेंड्स जब व्यापार किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि एक बाड़ा बनाया जाता है, बाड़ा या फिर फार्म बनाया जाता है जहाँ पर एक ही जगह पर पशुओं को पाला जाता है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। सो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट देखते हैं, चलवासी पशुचारण में पशुपालक एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन करते हैं या फिर पशु रखते हैं। जबकि दोस्तों वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुपालक उसी विशेष पशु को पालता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल है। दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलवासी पशुचारण में सपोज कीजिए आप पशुओं को पाल रहे हैं, तो आप वहाँ पर भेड़, बकरी, गाय कुछ भी अपने साथ रख सकते हैं, कुछ भी पाल सकते हैं। तो इसमें कोई एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के पशु हो सकते हैं, कोई विशेष ध्यान भी नहीं रखना पड़ता है। जबकि इसके अंदर वाणिज्यिक पशुधन पालन में उसी विशेष पशु को पाला जाता है, केवल एक को, जिसके लिए वो जो मौसम है वो अत्यधिक अनुकूल है, ताकि जो उत्पादन हो दोस्तों, सपोज कीजिए दूध का उत्पादन करना है तो उन्हीं गाय भैंसों को पाला जाएगा जो कि अनुकूल होंगी मौसम के अनुसार। सो फ्रेंड्स ये दूसरा पॉइंट था जिसमें क्या पढ़ा हमने कि विभिन्न प्रकार के पशु होते हैं चलवासी पशुचारण में, जबकि वाणिज्यिक पशुधन पालन में केवल एक ही प्रकार के पशु होते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरे पॉइंट पर आते हैं, पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती है। जबकि वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं को वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पर आते हैं, वाणिज्यिक पशुधन पालन में अपेक्षाकृत व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। कहने का मतलब है धन जो है वो बहुत अधिक लगता है,
जबकि चलवासी पशुचारण में धन नहीं लगता है, अपेक्षाकृत बहुत कम धन लगता है और पशुओं को प्राकृतिक रूप से पाला जाता है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बड़े बड़े फार्म बना रखे हैं हमने, उनको वैज्ञानिक पद्धति से देख रेख कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ना कोई फार्म है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता है, कोई विशेष देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है और जो पशु मिल जाए उसको रख लो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर धन बहुत कम लगता है, यानी कि चौथा पॉइंट, ये पूंजी प्रधान नहीं होता है और इसमें प्राकृतिक रूप से पशुओं को पाला जाता है। तो फ्रेंड्स चौथा पॉइंट भी हमारा कवर अप हो जाता है। इसके बाद देखते हैं पांचवा पॉइंट, जो कि है वाणिज्य पशुधन पालन में चारे की कमी होने पर फसलों को उगाकर उसकी आपूर्ति की जाती है। अगर चारा कम पड़ जाता है तो फसलों की खेती भी की जा सकती है, जबकि चलवासी पशुचारण में फसलों को उगाया नहीं जाता है, केवल चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। सो फ्रेंड्स पांचवा पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट है कि चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय था। इसमें क्या प्राप्त किया जाता था? पशुपालक भोजन, वस्त्र और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर थे, जबकि वाणिज्यिक पशुधन पालन एक आधुनिक व्यवसाय है जिसमें पशुपालक दूध, मांस, ऊन आदि का उत्पादन करते हैं और उनका व्यापार भी करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जीवन निर्वाह शब्द यूज़ किया गया है, केवल जीवन जीने के लिए ऐसा सब किया जाता था, जबकि यहाँ पर व्यापार के लिए किया जाता है क्योंकि ये वाणिज्यिक है। सो फ्रेंड छठा पॉइंट क्या है कि ये जीवन निर्वाह से संबंधित है और ये व्यापार से संबंधित है, वाणिज्य है। तो फ्रेंड सातवां पॉइंट देखते हैं, इनके क्षेत्र। चलवासी पशुचारण के जो क्षेत्र हैं वो हैं उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन का क्षेत्र, यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश एवं दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप। सो फ्रेंड्स इसके क्षेत्र दिखा देता हूँ मैं आपको और इसके साथ ही इनके भी क्षेत्र बता दूंगा कि इनके ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे कि सातवां पॉइंट वाणिज्यिक पशुधन पालन का या फिर इनके क्षेत्र जो हैं वो हैं, यह मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित होता है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है। इनकी विशेष देखरेख के साथ साथ इनका पालन करते हैं और ये वाणिज्यिक होता है। कहाँ होता है दोस्तों? इन देशों में। तो चलिए मैप देख लेते हैं एक बार फिर से। ये जो मैप होगा ये होगा चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुधन पालन का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स मैप पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स आप अपनी बुक में देख सकते हैं चित्र 5.4 चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। तो दोस्तों पहला क्षेत्र जो है वो है अफ्रीका के अटलांटिक तट से मध्य चीन तक, और दोस्तों दूसरा क्षेत्र जो है वो है यूरेशिया का उत्तरी भाग। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बता देता हूँ, जो ऊपर की दिशा होती है वो नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। सो फ्रेंड्स उत्तरी भाग किसका? यूरेशिया का। यूरेशिया मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एशिया और यूरोप महाद्वीप को एक साथ बोला जाता है तो यूरेशिया बोला जाता है। तो दोस्तों दो क्षेत्र मैंने आपको बताए चलवासी पशुचारण के, एक है अफ्रीका के अटलांटिक तट से मध्य चीन तक और दूसरा है यूरेशिया का उत्तरी भाग। किसके क्षेत्र हैं दोस्तों? चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स दूसरे पर चलते हैं जो कि है वाणिज्यिक पशुधन पालन के क्षेत्र। दोस्तों आप चित्र देख सकते हैं अपनी बुक में 5.6 वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र। चलिए आपको मैं भी एक बार दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स ये है चित्र 5.6 वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र। तो दोस्तों ये जो वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है वो किया जाता है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रों में, अर्जेंटीना, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया के मध्य भागों में। तो दोस्तों ये इनके क्षेत्र हैं। किसके क्षेत्र? वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इनके क्षेत्र भी देख लिए हैं और ये वाला जो पॉइंट है वो कवर हो जाता है
और जो पॉइंट था वो क्या था, वाणिज्य पशुधन पालन एवं चलवासी पशुचारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार वापस नोट्स पर चलते हैं। तो दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ कि एक क्वेश्चन 6 नंबर का ऐसा भी हो सकता है कि चलवासी पशुचारण क्या है एवं इसकी विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों आप इसका यहाँ से अर्थ देखेंगे, चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। इसके साथ ही ये जो नीचे के जितने भी पॉइंट थे आप केवल इन्हें लिख देंगे, तो ये इनकी विशेषताएं हैं। सो फ्रेंड्स सेम ऐसा ही वाणिज्य पशुधन पालन क्या है एवं इसकी विशेषताएं बताइए। तो अर्थ यहाँ से एवं इनकी विशेषताएं यहाँ से। सो फ्रेंड्स ये भी 6 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा 6 नंबर का एक क्वेश्चन ये इस प्रकार से हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों 7वां क्वेश्चन, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। सो फ्रेंड्स ऋतु प्रवास को आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम प्रवास समझते हैं और प्रवास के हिसाब से इसको लिख देते हैं। पर ये जो पार्ट है वो पार्ट है चलवासी पशुचारण का। दोस्तों चलवासी पशुचारण में गर्मियों के मौसम में जो पशुपालक होते हैं वो पर्वतीय भागों में चले जाते हैं और सर्दियों के मौसम में वो पर्वतीय भाग से वापस मैदानी भाग में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये वो मौसम के अनुसार कर रहे हैं, गर्मियों में पर्वतीय भाग में जा रहे हैं, सर्दियों में मैदानी भाग में आ रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है ऋतु प्रवास। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार मैं आपको बता देता हूँ पढ़कर। चलवासी पशुपालक गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर और सर्दियों में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर प्रवास करते हैं, इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। सो ये वाला पॉइंट यही था कि जो पशुपालक हैं जो चलवासी पशुपालक, वो गर्मियों में पर्वतीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं और सर्दियों में मैदानी क्षेत्र की ओर आ जाते हैं, इसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। सो फ्रेंड्स 1 नंबर तक का ये क्वेश्चन है, 1 से 2 नंबर का। तो ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है हमारा वो है खनन। खनन से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, इसके साथ ही खनन की 2 विधियां बताइए। तो फ्रेंड्स 6 नंबर का ये क्वेश्चन है जिसमें हमें खनन समझना है क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक देखने हैं, इसके साथ ही इसकी 2 विधियां देखनी है। तो चलिए देखते हैं। खनन का शाब्दिक अर्थ होता है खोदना या खुदाई करना। इस प्रकार पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों या अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन या माइनिंग है। दोस्तों इंग्लिश शब्द होता है माइनिंग। तो समझ में आया होगा आपको, खनन का मतलब होता है खोदना। कहाँ से खोदना, पृथ्वी के गर्भ से कोई भी खनिज, अयस्क, धातु या उपयोगी सामान को निकालना खनन कहलाता है। इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो दोस्तों खनन को 2 कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें कि पहला कारक होता है आर्थिक कारक और भौतिक कारक। तो चलिए देख लेते हैं पहले भौतिक कारक को। दोस्तों भौतिक कारक होता है, भौतिक कारक के अंदर हम देखते हैं खनिज निक्षेप यानी कि मिनरल डिपॉजिट। दोस्तों खनिज निक्षेप या फिर मिनरल डिपॉजिट का मतलब है कि जो वो खनिज की खान है, जहाँ पर वो कोयला क्षेत्र है, उस कोयले क्षेत्र में कितना कोयला है, यानी कि उसका आकार क्या है और ये कोयला किस श्रेणी का है एवं इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ पर है, इसको प्राकृतिक कारक के अंदर शामिल किया जाता है। दोस्तों एक बार दोबारा से बताना चाहूँगा, क्या देखते हैं, खनिज निक्षेप का आकार, खनिज की श्रेणी एवं स्थिति। एक एग्जाम्पल लिया था मैंने अभी, जैसे कि कोयले की खान, तो उसका आकार कितना बड़ा है, वो कितनी बड़ी खान है, कितना कोयला वहाँ पर है उस क्षेत्र में, आकार, ये कोयला किस श्रेणी का है एवं इसकी स्थिति बताइए। तो दोस्तों स्थिति के अनुसार हम देखते हैं कि वहाँ पर जो खनिज इंडस्ट्री है वो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो खनिजों को प्रभावित करने वाले ये कारक होते हैं, खनिज इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो खनन को प्रभावित कौन करते हैं,
ये कारक भौतिक कारक, ठीक है, जो बताएंगे कि खनिज की स्थिति वहाँ पर कितनी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं जो कि है आर्थिक कारक। दोस्तों आर्थिक कारक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्थिक का मतलब होता है धन से संबंधित, ठीक है। आर्थिक मतलब अर्थ मतलब कि पैसा, तो पैसे से संबंधित यहाँ पर बात आ जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे खर्च, कि खर्चा कितना आएगा इस खनन उद्योग को लगाने के लिए, खनन की कंपनी, माइनिंग कंपनी को लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा। और इसके अलावा ये जो खनिज होगा इसकी मांग कितनी होगी। तो फ्रेंड्स ये जो खनिज है इसकी मांग कितनी है, सबसे पहला आर्थिक कारक खनिज की मांग। इसके अलावा तकनीक एवं तकनीक का उपयोग, संरचना के विकास में के लिए उपलब्ध पूंजी, यातायात एवं श्रम पर होने वाला खर्च। सो एक बार दोबारा से समझते हैं थोड़ा सा सिंपल करके, कि सपोज़ कीजिए कोयला खनिज है, वहाँ पर हमें कोयला खनिज की एक इंडस्ट्री लगानी है, खोदना है, खोद कर कोयला निकालना है। तो इस इंडस्ट्री के लिए संरचना के विकास के लिए कितनी हमारे पास उपलब्ध पूंजी है, उस खनिज की मांग कितनी है बाज़ार में, तकनीक कौन सी है, तकनीक पर कितना खर्चा आने वाला है, यातायात में कितना खर्चा होगा, श्रम पर कितना खर्चा होगा। जब इन सब बातों का ध्यान किया जाता है तो उन्हें आर्थिक कारक के अंदर डाला जाता है। सपोज़ कीजिए खनिज की मांग बहुत ज़्यादा है और खर्चा कम आएगा, तो ऐसी स्थिति में खनन जो होगा वो बढ़ जाएगा। सपोज़ कीजिए जब मांग ज़्यादा हो रही है खनिज की, उस खनिज की, तो हम क्या करेंगे, हम वो खनन इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी लगाने की सोचेंगे। तो फ्रेंड्स ये था खनन को प्रभावित करने वाले कारक। तो खनन कार्य कब प्रभावित होता है, जब खनिज निक्षेप यानी का आकार काफ़ी बड़ा हो, उस खनिज की मांग बहुत ज़्यादा हो, तकनीक का खर्चा कम हो, संरचना के विकास में जो उपलब्ध पूंजी है वो ज़्यादा हो, यातायात पर खर्चा कम हो, श्रम पर खर्चा कम हो। कहने का मतलब है जब फ़ायदा हो रहा हो तो उस अनुसार जो खनन कार्य होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए उद्यमी सोचता है। चलिए फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट पर चलते हैं जो कि है खनन की विधियाँ, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट। तो दोस्तों खनन की निम्नलिखित 2 विधियाँ होती हैं, इसी के आधार पर हम खनन को प्रकार भी कह देते हैं कि खनन के 2 प्रकार बताइए। तो 2 प्रकार भी हो सकते हैं, धरातलीय खनन जो केवल धरातल पे किया जाता है, और भूमिगत खनन। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन प्रकार का आ जाए कि खनन के 2 प्रकार बताइए, तो वो 2 प्रकार यही होंगे, धरातलीय खनन एवं भूमिगत खनन। धरातलीय खनन ऐसा खनन जो केवल धरातल पर किया जाता है, जबकि भूमिगत खनन का अर्थ होता है ऐसा खनन जिसके अंदर जमीन के नीचे से संसाधन को निकाला जाता है या खनिज को निकाला जाता है, धरातलीय खनन में केवल यहीं से। सो फ्रेंड्स इसको धरातलीय खनन को कूपकी खनन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार इनकी विशेषताएं। धरातलीय खनन को विवृत खनन बोला जाता है। विवृत खनन का मतलब होता है कि जो केवल धरातल पर ऊपर सरफेस पर किया जाए। तो दोस्तों इसकी विशेषताएं बता देता हूँ। ये जो खनन का तरीका है बहुत ही ज़्यादा सस्ता तरीका है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता तरीका है। इसमें खनन की विधि में जो उत्पादन होता है वो शीघ्र हो जाता है और जल्दी हो जाता है, और इसमें जो सुरक्षा का मामला है उस हिसाब से भी ये सुरक्षित है, ज़्यादा जोखिम भरा काम नहीं है। तो धरातलीय खनन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्य करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि ये सुरक्षित होता है। तो श्रमिकों की आपूर्ति आसानी से हो जाती है, जबकि दोस्तों भूमिगत खनन का कार्य जो है वो थोड़ा जोखिम भरा होता है। तो चलिए देखते हैं भूमिगत खनन, दूसरा पॉइंट। जब खनिज अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत या कूपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। खनन की ये विधि अपेक्षाकृत महंगी होती है क्योंकि इसमें श्रमिक तथा खनिज को सुरक्षित निकालने के लिए लिफ्ट लगाई जाती है, माल ढोने के लिए गाड़ियाँ होती हैं और वायु संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये जो खनन की विधि होती है ये थोड़ी महंगी हो जाती है। इसके अलावा इसका दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें जो उत्पादन होता है वो शीघ्र नहीं हो पाता है क्योंकि भूमिगत खनन लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों तीसरा पॉइंट कि ये बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। इसमें जहरीली गैसें
आग एवं बाढ़ के कारण कई दुर्घटनाएं होने का डर बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था वो हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा खनन क्या होते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक, इसके साथ ही खनन की 2 विधियाँ, जिसमें मैंने आपको बताया इन्हीं विधियों के आधार पर इस खनन के 2 प्रकार भी आप समझ सकते हैं, धरातलीय खनन एवं भूमिगत खनन। तो दोस्तों यही विधियाँ होती हैं, यही इनके प्रकार होते हैं। तो एक क्वेश्चन हो सकता है खनन के प्रकार बताइए, तो वो होंगे धरातलीय खनन एवं भूमिगत खनन। तो फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे से, वो भी देख लेते हैं। खनिज की खोज के 2 अवस्थाएं बताइए। तो फ्रेंड्स बुक के अंदर 3 दे रखी हैं, तो मैंने तीनों आपको बता दी हैं। मानव इतिहास में खनिज की कई अवस्थाएं हैं, जैसे कि ताम्र युग, जिसके अंदर तांबे का आविष्कार हुआ, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ताम्र युग, इसके अलावा कांस्य युग, जिसके अंदर कांस्य धातु मिली, और इसके साथ ही लौह युग। दोस्तों लोहे के आविष्कार से औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ, और औद्योगिक क्रांति के बाद से जो खनिजों की मांग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और खनन को बहुत ज़्यादा महत्व मिलने लगा, और सभी देश खनन के अंदर लग गए। तो कब से आई औद्योगिक क्रांति, ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब से हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि खनिज की खोज की 2 अवस्थाएं, तो आप 2 अवस्थाएं बता दीजिए, ताम्र युग, कांस्य युग या फिर लौह युग, कोई भी 2 आपको यहाँ पर बतानी है। इसके साथ ही दोस्तों एक 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में खनिज का उपयोग किस रूप में किया जाता था। तो फ्रेंड्स प्राचीन काल में खनिज का उपयोग औजार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए एवं हथियार बनाने के लिए किया जाता था। तो ये वाला जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है ये हमने कवर अप कर लिया है। इसके साथ ही अब जो सेकंड पार्ट होगा वो हमें पढ़ना होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कृषि एवं कृषि के प्रकार, जैसे कि रोपण कृषि, निर्वाह कृषि, ठीक है। तो ये वो सब हमें सेकंड पार्ट में पढ़ना होगा। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये वाला जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये जो आइकन है इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू।